गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आपका दिन मंगलमय हो। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। छत्तीसगढ़ की खबरों का मॉर्निंग डोज लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हो चुकी हूं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर ट्रेन पटरी से उतर गई है। मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। हादसे की वजह से रेल सेवा बाधित हुई है। ट्रैक की मरम्मत का काम जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जयपुर से। एक बार फिर बता दें कि हादसे की वजह से जो है अभी तक लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आगे जो है काम जारी है। ये बोला भी जा रहा है कि जल्द से जल्द काम पूरा कर लिया जाएगा, जिससे लोगों को जो दिक्कतें हो रही है वो आगे ना हो। तो मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, जिसका काम लगातार जारी है। हादसे की वजह से रेल सेवा बाधित हुई है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के जयपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर ट्रेन पटरी से उतर गई है। जाहिर सी बात है, दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि रेल सेवा पूरी तरीके से बाधित हो रही है। हालांकि आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द काम किया जाएगा और वापस से रेल सेवा को शुरू किया जाएगा। तो ट्रैक की मरम्मत का काम जो है वो जारी है। लगातार आश्वासन भी दिए जा रहे हैं। हालांकि कितने दिनों में, कितने समय में काम पूरा हो पाएगा ये अब तक नहीं बताया गया, लेकिन अतिशीघ्र जो है जल्द से जल्द काम पूरा करने की कोशिश की जा रही है कर्मचारियों द्वारा। सोना और नकदी के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और बता दें आपको कि तस्कर से 35 लाख का सोना बरामद किया गया है। 22 लाख रुपए से ज्यादा कैश भी बरामद किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर गुवाहाटी से आपको दिखा रहे हैं, जहां पे पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एसटीआरएफ की कार्रवाई में 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। असम की राजधानी गुवाहाटी में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पुलिस ने सोना भी बरामद किया। तस्कर से 35 लाख का सोना बरामद किया गया है। 22 लाख रुपए भी कैश में जब्त किए गए, जो तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई है एसटीएफ की। असम की राजधानी गुवाहाटी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये बड़ी खबर है इस वक्त की। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 16 हथियार जब्त किए हैं। पुलिस ने अवैध बंदूक और गोली बरामद की है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। गांव में गन फैक्ट्री चल रही थी। ओडिशा के मयूरभंज इलाके की ये पूरी घटना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और बता दें, पुलिस ने 16 हथियार जब्त किए हैं। तो जाहिर सी बात है, एक बार फिर पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई इस वक्त सामने आ रही है, जहां पुलिस ने अवैध बंदूक और गोली बरामद की है। तो ओडिशा के मयूरभंज इलाके की पूरी घटना आपको हम दिखा रहे हैं, जहां गांव में गन फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। पुलिस को मुखबिरी से पिछले कई दिनों से लगातार सूचना मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की। अंदरूनी जांच पड़ताल भी इस पूरे मामले पर की जा रही थी और जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे और आखिरकार एक बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी सफलता पुलिस को मिली है इस पूरे मामले पर। तो ओडिशा के मयूरभंज इलाके की पूरी घटना आपको दिखा रहे हैं। जो हथियार बरामद किए गए हैं, जो बंदूक बरामद की गई है, वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और पुलिस पिछले कई दिनों से इस मामले को सुलझाने के लिए और इस मामले का खुलासा करने के लिए कोशिश कर रही थी। आखिरकार एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है, जहां पर इस पूरे मामले पर 16 हथियार जब्त किए हैं। तो ओडिशा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और पुलिस ने अवैध बंदूक और गोली भी इसी के साथ बरामद की है। पहले भी आपको बताया था कि मुखबिर से लगातार पुलिस को सूचना मिल रही थी कि गांव में गन फैक्ट्री संचालित की जा रही है, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई थी। चलो अब देखेंगे छत्तीसगढ़ की कुछ बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रायपुर में चुनाव और आरोप पत्र समिति की बैठक आज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी सह चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया होंगे शामिल। कल भी माथुर और नितिन नबी ने किया था मंथन। आज लोक कलाकारों से मुलाकात करेंगे सीएम भूपेश बघेल। कल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर से मिले थे मुख्यमंत्री। कांकेर में देर रात रिहायशी इलाके में घुसा दंतैल हाथी। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को किया अलर्ट। चारामा वन परिक्षेत्र के आसपास विचरण कर रहा है हाथी।
बिलासपुर में लगातार बढ़ रहा है डायरिया का खतरा। मरीजों की संख्या हुई 149 से 68। मरीज सिम्स और जिला अस्पताल में भर्ती। 739 घरों का किया गया डोर टू डोर सर्वे। और रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के कई जिलों में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने 8 जिलों में जारी किया अलर्ट। बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा और जशपुर में बारिश की संभावना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अगली खबर दुर्ग से है, जहां धार्मिक स्थल पर हरे रंग का झंडा लगाने पर सतनामी समाज में भारी नाराजगी है। दरअसल शहर के कातल बोर्ड में सतनामी समाज के धार्मिक स्थल में जैतखाम पर सफेद रंग का झंडा लगाया जाता है, लेकिन किसी शरारती तत्व ने हरे रंग का झंडा लगा दिया और जैसे ही झंडे पर सतनामी समाज के लोगों की नजर पड़ी, उन्होंने थाने पहुंचकर शिकायत कर दी। मामला संवेदनशील होने की वजह से पुलिस भी हरकत में आई और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। सतनामी समाज का ये कहना है कि ये किसी शरारती तत्व ने किया है। आरोपी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल नहीं है यहाँ पे, सिर्फ लोगों का ये है कि वो हमें सतनामी लोगों को आहत करना चाह रहे हैं, हमें परेशान करना चाह रहे हैं, हमें नुकसान करना चाह रहे हैं। धार्मिक स्थल पर झंडा लगा दिया गया था, हरा झंडा, और इसके लिए दूसरे दिन जब लोगों ने देखा तो झंडे को उतार दिए। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किया गया है, जिसमें 3 व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति जो है वहाँ घटनास्थल के आसपास दिख रहे हैं। और चलिए अब रुक करते हैं कुछ राजनीतिक खबरों का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं रायपुर से, जहां रायपुर में बीजेपी का चुनावी मंथन, चुनाव और आरोप पत्र समिति की आज बैठक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इसमें शामिल होंगे। बीजेपी सह चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया इसमें शामिल होंगे। और बता दें आपको कि कल भी माथुर और नितिन नबी ने मंथन किया था, तो कल भी एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें चुनावी रणनीतियां बनाई गई थी और चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, इसको लेकर के मंथन हुआ था। और आज फिर एक बैठक है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं रायपुर से। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा कार्यालय ने 3 अलग अलग बैठकें हुई है। सबसे पहले अलग अलग मोर्चा प्रभारियों की बैठक हुई, इसमें चुनावी रणनीति तैयार की गई और इसके बाद प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, अध्यक्ष समेत घोषणा पत्र समिति के संयोजक की मौजूदगी में चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई। इसमें सभी 31 पदाधिकारी मौजूद रहे। इसमें तय हुआ कि विधानसभा स्तर तक समिति के सदस्य और पदाधिकारी जाएंगे और हर वर्ग, हर तबके के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्या और मांगों को जाना जाएगा। फिर उनकी संभाव्यता को परीक्षण कर उन्हें घोषणा पत्र में जगह दी जाएगी और इसके तुरंत बाद ही आरोप पत्र समिति की भी बैठक हुई। बता दें कि इसमें मॉनसून सत्र के दौरान सरकार को घेरने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही सरकार के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर भी नेताओं ने बातचीत की। अलग अलग बैठकों में आगामी कार्यक्रमों की योजना रचना हम सब ने की है। किस प्रकार से घोषणा पत्र के लिए कार्य योजना बने, इसकी चर्चा हमने की है। मोर्चों के आगामी क्या कार्यक्रम होंगे, ये हम सब ने तय किया है। आरोप पत्र समिति की भी बैठक है, घोषणा पत्र समिति की भी बैठक है। सरकार रोज तैयारी कर ले, सुबह शाम तैयारी कर ले, पहाड़ा जैसे पढ़ ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके कुकृत्य इतने हैं कि उनको चुनाव हारना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जल्द ही छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकते हैं। इस बार पीएम का रायगढ़ दौरा प्रस्तावित है। हालांकि दौरे को लेकर अब तक पीएमओ से हरी झंडी नहीं मिल पाई है, लेकिन संगठन अंदरूनी तौर पर पीएम के आगमन की तैयारियों में जुट गया है। प्रदेश भाजपा ने रायगढ़ से ऐसे 2 स्थानों की जानकारी मांगी है जहां पीएम की सभा कराई जा सकती है। जिला भाजपा ने खरसिया विधानसभा के चपले और कोड़ातराई को सभा स्थल के लिए सुझाया है। माना यह जा रहा है कि अगस्त के पहले सप्ताह में पीएम रायगढ़ दौरे पर आ सकते हैं। जिले में कहीं पर भी पीएम का कार्यक्रम बनेगा, प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा
उसके लिए संभावित रूप से मीटिंगें हो रही हैं, तैयारियां प्रारंभ हो रही हैं। तो संभावित दौरे के मद्देनज़र निश्चित रूप से हम अपनी तैयारियों में कोई कमी रखना नहीं चाहते और हम जो है अंदर ही अंदर तैयारी में लगे हुए हैं। अब वो कब आते हैं और प्रदेश नेतृत्व इसका निर्णय लेगा, पीएमओ निर्णय लेगा। चलिए रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यक्रम से जुड़ी खबर है, जहां पर आज लोक कलाकारों से मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे और कई सारी बातचीत इस दौरान उनकी होगी। कल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी, यूट्यूबर से भी उन्होंने मुलाकात की थी और आज लोक कलाकारों से मुख्यमंत्री मुलाकात करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष दीपक बैज की आज गर्मजोशी के साथ उनका ताजपोशी हुई है बीते दिन और रायपुर के पार्टी प्रदेश मुख्यालय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने 2023 में कांग्रेस की जीत का दावा किया और मंत्रियों विधायकों के अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश भी दिया कि सत्ता और संगठन को मिलकर 18 घंटे काम करना है और लक्ष्य एक है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए चेहरे दीपक बैज दिल्ली से जब रायपुर की सरजमी पर उतरे तो एयरपोर्ट पर घंटों पहले से मौजूद कार्यकर्ताओं ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया। फूल माला ढोल ताशे के साथ दीपक बैज जिंदाबाद के नारों से आसमान गूंज उठा। एयरपोर्ट से लेकर शंकर नगर स्थित कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय तक बैज का जोशीला स्वागत हुआ। दीपक बैज ने कहा कि आलाकमान के भरोसे पर वे खरा उतरेंगे और इस बार ज्यादा सीटों के साथ जीतेंगे। हमारा लक्ष्य 2023 मिशन 2023 हमारा लक्ष्य है 75+ सीट जीतकर सरकार बनाना। हमारा लक्ष्य है छत्तीसगढ़ को सुंदर बनाना। राजीव भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा सरकार के कई मंत्री और विधायक समेत सैकड़ों कांग्रेसियों की मौजूदगी में दीपक बैज ने पीसीसी चीफ का पदभार ग्रहण किया। उन्हें लड्डुओं से तौला गया। बैज ने फिर दोहराया कि कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और फिर सरकार बनाएगी। सत्ता और संगठन दोनों अलग अलग चीजें हैं आदरणीय साथियों। संगठन का काम है सरकार बनाना और साहब का काम है सरकार को चलाना। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इस गाड़ी को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सत्ता और संगठन का तालमेल होना पहला चीज बहुत जरूरी है। दीपक बैज पर विश्वास व्यक्त किया है, जिम्मेदारी दी है और जो निर्णय हाईकमान का है उसका हम सब स्वागत करते हैं। लेकिन अपनी भी तैयारी इस 2.5 महीने में एक तरफ संगठन को मजबूत करना है, दूसरी तरफ शासन की योजनाओं को हितग्राहियों तक पहुंचाना है, तीसरा उनके अफवाहों का खंडन करना है। और 2023 में छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और 2024 में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाएंगे। प्रदेश कांग्रेस में हुए बदलाव और दीपक बैज के कमान संभालने को लेकर भाजपा बेचैन है और बयानबाजी का सिलसिला जारी है। उनको छत्तीसगढ़ समझते तक चुनाव निकल जाएगा और सिर्फ भूपेश बघेल की चलेगी और उसका जो सिर ठप्पा है वो दीपक बैज होंगे। परिवर्तन 3 लोगों के अपमान का परिवर्तन है। प्रेमसाय सिंह टेकाम, रविंद्र चौबे, मोहन मरकाम, इनको अपमानित किया गया। पिछले 4 दिनों से बदलाव की बयार पर सवार छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। बदलाव को लेकर ये जोश, ये जुनून चुनाव तक बरकरार रखना पार्टी के लिए भी चुनौती से कम नहीं। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। चंद महीनों बाद ही छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है। चुनाव की तैयारियों को लेकर NSUI भी अब सक्रिय हो गई है। NSUI सरकार के काम को जनता तक पहुंचाने और सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए बेहतर प्रवक्ताओं की खोज कर रही है। अंबिकापुर के राज्य भवन में बोल छत्तीसगढ़ बोल प्रवक्ता चयन पोस्टर का विमोचन किया गया। इस दौरान NSUI के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव शुक्ला ने कहा कि आगामी 1 अगस्त तक पूरे छत्तीसगढ़ में प्रवक्ता के तौर पर चयन करना है और बीजेपी सरकार की विफलताओं को लेकर जनता के बीच जाना है। साथ ही कांग्रेस सरकार की 5 सालों की उपलब्धियों को भी बताना है। NSUI में हम लोग प्रवक्ता चयन का कार्यक्रम करने जा रहे हैं और इन प्रवक्ताओं का काम रहेगा कि जनता के बीच, छात्रों के बीच जाकर के सवाल पूछेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी कोरोना के समय कहाँ थे, जिस छत्तीसगढ़ में आज वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के कोष में उन्होंने कोरोना के समय एक पैसा दिया या नहीं दिया, इस सवाल का जवाब उनसे पूछा जाएगा। दंतैल हाथी की दस्तक से दहशत का माहौल है। देर रात रिहायशी इलाके में दंतैल हाथी घुसा। ग्रामीणों ने सूझबूझ से दंतैल हाथी को खदेड़ा है। वन विभाग की टीम को सूचना भी दी गई। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को अलर्ट किया है। चारामा वन परिक्षेत्र के आसपास हाथी विचरण कर रहा है। तो आपको बता दें कि वन विभाग को तुरंत ही सूचना दी गई दंतैल हाथी की, जिसके बाद वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट किया है। इधर दुर्ग में जनहित के लिए जिस दानदाता ने करोड़ों की जमीन दान कर दी थी, उनकी प्रतिमा लगाने जिला प्रशासन के पास फंड तक नहीं है। वहीं राजनेताओं की प्रतिमाएं लगाने के लिए सरकारी खजाने से लाखों रुपए निकल रहे हैं और इसी बीच दानदाता की प्रतिमा लगाने की मांग तेज हो गई है। देखिए एक रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं संभाग के सबसे बड़े जिला अस्पताल दुर्ग समेत विभिन्न बिल्डिंगों के लिए जमीन दान करने वाले स्वर्गीय पंडुरंग रामाराव डोनगांवकर की। स्वर्गीय डोनगांवकर पहले पंक्ति के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। दुर्ग के पहले विधायक, एमपी विधानसभा अध्यक्ष, सीपी एंड बरार में डिप्टी स्पीकर जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए अपना अमूल्य योगदान दिया था। उन्होंने अपने हिस्से की बेशकीमती करीब 75 एकड़ जमीन साल 1901 में शासन को दान कर दी थी, जिसके चलते 2003 में जिला अस्पताल का नाम स्वर्गीय डोनगांवकर के नाम पर किया गया। लेकिन उनकी प्रतिमा को लेकर जिला प्रशासन ने डोनगांवकर परिवार को खर्च वहन करने की शर्त रखी, जिसके बाद से लगातार दुर्ग में स्वर्गीय डोनगांवकर की प्रतिमा लगाने की मांग उठ रही है। हम लोग अपने दादाजी की मूर्ति लगवाना चाह रहे हैं और जब से नामकरण हुआ है तब से हम लोग लगातार आवेदन देते आए हैं। हमने माननीय राज्यसभा सांसद मोतीलाल वोरा जी को भी दिया, उन्होंने भी योजना आयोग को लिखा, उन्होंने कहा किसी प्रकार का शासन से फंड नहीं है मूर्ति लगाने के लिए। हमने अभी आवेदन हमने कलेक्टर साहब को भी दिया। कलेक्टर साहब भी लगा डोनगांवकर परिवार मूर्ति दे सकता है तो आप हमको लगाने में कोई आपत्ति नहीं है। शासन का इस प्रकार से मूर्ति लगाने का कोई फंड नहीं है। ऐसे राजनीतिक दल के लोग जिनका कोई समाज के प्रति योगदान नहीं रहा, उनकी प्रतिमाएं लग सकती है, तो ऐसी महान विभूति जिसने समाज हित में अपना इतना बड़ा योगदान दिया है, उसकी प्रतिमा तो अनिवार्य रूप से शहर में लगनी ही चाहिए, ताकि वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को उनके त्याग का और उनके बलिदान का भान रहे और वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करे। लेकिन जिला अस्पताल प्रशासन महापुरुषों की प्रतिमाओं को दरकिनार कर राजनेताओं की प्रतिमा लगाने में जुटा हुआ है। नगर निगम, जिला प्रशासन और विभिन्न मदों से राजनेताओं की प्रतिमा लगाई जा रही है। वहीं शहर के विधायक अरुण बोरा का कहना है विधायक निधि से प्रतिमा नहीं लगाई जा सकती। अभी दुर्ग शहर में मेनली जो जी रोड है वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ लगाई जा रही हैं। उसमें माननीय मोतीलाल वोरा जी की मूर्ति है, वासुदेव चंद्राकर जी की मूर्ति लगी है, वीर नारायण सिंह जी की मूर्ति लग रही है और ये सारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार साइड में लगाए जा रहे हैं और इसमें अलग अलग मूर्तियों पे अलग अलग जगह से राशि प्राप्त हुई है। विधायक निधि का पैसा मूर्ति में नहीं लगता। हाँ, ये राज्य सरकार के किसी न किसी योजना के अंतर्गत लगता है, तो वो सारी जानकारी जिलाधीश महोदय को है और जिलाधीश महोदय के माध्यम से ही हम इसमें प्रतिमा स्थापित करें। अभी तो मैं जिलाधीश महोदय से चर्चा करूंगा, उसके बाद मैं विधानसभा में जब जाऊंगा तो मुख्यमंत्री से चर्चा करूंगा, उसके बाद ही मैं बता सकूंगा कि किस मत से और कैसे और कब स्थापित होगी, लेकिन होगी जरूर। बहरहाल अब देखना ये होगा शहरवासियों और परिवार की स्वर्गीय डोनगांवकर की प्रतिमा लगाने की मांग कब तक पूरी होती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आकाश राव, IBC 24, दुर्ग। ऐसा कम ही होता है जब एक साथ 3 बच्चों का जन्म हो और वो अभी नॉर्मल डिलीवरी से। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ज्योति साहू और पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के इंटर्न डॉक्टर, पारस स्टाफ, नर्सों ने यह जोखिम भरा काम सफलतापूर्वक किया है। दरअसल कालीपुर गांव की रहने वाली महिला अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती हुई थी। डॉक्टरों को मालूम था कि महिला के पेट में 3 बच्चे हैं और ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी का खतरा उठाना नहीं था। बावजूद इसके डॉक्टरों ने नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास किया और यह प्रयास सफल रहा। तीनों ही बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं और तीनों नवजात लड़के हैं। सभी को डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखा भी गया है। बस्तर में 3 बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी का यह पहला मामला है जो सामने आया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बनी रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।